हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार फिर आर्यों के बारे में। बाबा साहब अम्बेडकर की यह रिसर्च है। बाबा साहब अम्बेडकर कोड करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं। उस समय की बाबा साहब अम्बेडकर की ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिसर्च थी, जो आने वाले समय में जो आधुनिक भारत में जो रिसर्च हुई है डीएनए के आधार पर, वह अलग है। आप लोग एक जानकारी के हिसाब से आप कंटेम्पलेट कर सकते हैं, आप चिंतन कर सकते हैं और अपनी रिसर्च कर सकते हैं। और उसके बाद आपके जो भी कमेंट हो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं। स्टार्ट करते हैं। यदि यह मान भी लें कि द्रविड़ के आगमन से पूर्व एक तीसरी आदिवासी जाति भारत में रहती थी, तो क्यों कहा गया है कि ये द्रविड़ों से पूर्व के आदिवासी भारत के वर्तमान अछूतों के पूर्वज थे? सत्य का पता लगाने के लिए हमारे पास दो कसौटियां हैं। एक मानव शरीर शास्त्र, दूसरी मानव वंश विज्ञान नस्ल। तो जो मानव शरीर शास्त्र में और मानव वंश विज्ञान की नस्ल है, जो हम बोल सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी के माध्यम से। और स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया है कि द्रविड़ के आगमन से पूर्व एक तीसरी आदिवासी जाति भारत में रहती थी। मतलब इस प्रकार से बताया गया है। देखते हैं क्या लिखते हैं कि भारतीय लोगों में मानव शरीर शास्त्र की दृष्टि से विचार करने पर प्रोफेसर ध्रुव ने अपने भारत में जाति और नस्ल नामक ग्रंथ में कुछ ध्यान आकर्षित करने वाली बातें कही हैं। उसी में से एक उदाहरण है, मतलब एक उदाहरण है, इसमें बताया गया है। किस आधार पर बोल रहे हैं? प्रोफेसर ध्रुव ने भारत में जाति और नस्ल नामक एक किताब लिखी है। देखते हैं। संयुक्त प्रांत में ब्राह्मण को प्राचीन आर्यों का एक विशेष प्रतिनिधि मानकर हम उसी से तुलना प्रारंभ करते हैं। जो संयुक्त प्रांत में जो ब्राह्मण है, जो प्राचीन आर्यों का एक विशेष प्रतिनिधि मानकर ये तुलना कर रहे हैं। तो यदि हम विभिन्न अवयवों की ओर ध्यान दें तो ऐसा मालूम होता है कि संयुक्त प्रांत के क्षत्रियों को छोड़कर यह पंजाब के चूहड़ा और खत्री की अपेक्षा छोटा पड़ता है। चूहड़े और खत्री के विभेदी अवयवों का संयुक्त प्रांत अंग पड़ते हैं। चूहड़ा है जो पंजाब का अछूत हम मानते हैं, पंजाब में अछूत चूहड़ा को हम मानते हैं। तो देखते हैं क्या लिखते हैं कि संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और पंजाब के चूहड़े के बीच अंतर में कुछ ही कम है। तो जो पंजाब के ब्राह्मण हैं और मतलब जो संयुक्त प्रांत में जो पंजाब के ब्राह्मण हैं और चूहड़ों के बीच वो कोई अंतर बहुत ही कम है। इसका अर्थ हुआ कि संयुक्त प्रांत का ब्राह्मण, जो संयुक्त प्रांत का जो ब्राह्मण है, शारीरिक दृष्टि से अपने प्रांत के क्षत्रियों को बहुत ऊंची जाति के अतिरिक्त शेष सभी जातियों की अपेक्षा पंजाब के चूहड़े और खत्री से अधिक समीप है। तो क्या है कि चूहड़े और खत्री के समीप है। संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण के इस विभेद पर विचार करें। संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और बिहार के ब्राह्मण का माप आर्य संस्कृति के प्रसार के हिसाब से सोचा जाए तो बहुत समान होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि जो संयुक्त प्रांत का जो ब्राह्मण है और कौन सा बिहार का ब्राह्मण, उसकी जो माप है ये समान होना चाहिए, किंतु उसमें इतना ही भेद है जितना संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और पंजाब के चूहड़े में। तो इसमें क्या है? भेद है, डिफरेंस है। ऐतिहासिक आधार पर हम समझते हैं कि बिहार को संयुक्त प्रांत के आसपास होना चाहिए, किंतु तालिका की ओर देखने से पता चलता है कि कुर्मी ब्राह्मण के समीप है। जो कुर्मी है वह ब्राह्मण के समीप है और चमार तथा डोम दूर है। लेकिन यहाँ चमार ब्राह्मण से इतना दूर नहीं है। तो जो चमार और ब्राह्मण है
वह इससे इतना दूर नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं कि लगभग सेम ही है जितना संयुक्त प्रांत का चमार संयुक्त प्रांत के बाहर से है। बंगाल की तालिका देखने से पता चलता है कि सामाजिक सीढ़ी के निचले छठे दर्जे पर जो चंडाल है, जिसका स्पर्श मात्र अपवित्र करता है, उसमें और ब्राह्मण में बहुत अंतर नहीं है। तो ये अलग प्रकार से बोल रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। कायस्थ जो दूसरे दर्जे पर है, जो कायस्थ दूसरे दर्जे पर है, उससे नाम मात्र का भेद है। बंबई में देश रस्त्र ब्राह्मण जितना चित्पावन ब्राह्मण के समीप है, उतना ही सोनकोली एक मछुआ जाति की, मतलब इसमें लगभग समानता है। मराठा प्रदेश की अछूत जाति महारों का कुणबी नामक किसान जाति के साथ साथ दूसरा नंबर है। इसके बाद आते हैं शेनबी ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण और ऊंची जाति वाले मराठे। यह परिणाम कुछ पुराने हैं, ये पुराने हैं। सामान्य तौर पर कहा जाए तो इसका यही मतलब है कि बंबई में सामाजिक ऊंच नीच और शारीरिक भेद में किसी प्रकार का तारतम्य नहीं है। तो इसमें जो कि मानव वंशशास्त्र है और जो नस्ल के आधार पर जो है, ये लगभग समान ही हैं। अब इसमें नस्ल के आधार, डीएनए के आधार पर थोड़ा और सटीक जानकारी मिल जाती है, इसमें डीएनए का जिक्र नहीं है। आगे देखते हैं। अंत में हम मद्रास को लेते हैं। यहाँ हमें भिन्न भिन्न भाषागत प्रदेशों को पृथक पृथक कर लेना चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रदेशों में सामाजिक ऊंच नीच का स्तर भिन्न भिन्न है। श्री रेस्ले और श्री थर्स्टन ने जातियों के क्रम का जो औसत निकाला है वह इस प्रकार है। जो जातियों का जो औसत निकाला है वह इस प्रकार है। क्या है? कापूसाले, माला, गोल्ला, मादिग, फोगत और कौमती, उनके सामाजिक दर्जे के अनुसार उनका क्रम इस प्रकार है। कैसा है? जो निकाला श्री रेस्ले और श्री थर्स्टन ने कि ब्राह्मण, कौमती, गोल्ला, कापू और अन्य तथा सले, फोगत और अन्य, माला, मादिग का दर्जा सबसे नीचा है, क्योंकि वे तेलुगु प्रदेश के पेरिया मतलब अनत्यज हैं। कन्नड़ प्रदेश में नासिक माप के अनुसार निम्नकरण है। क्या है? कर्नाटक स्मार्त ब्राह्मण, बंतु, बिलिब्बा और माइंड्रम ब्राह्मण, मैं मुझ पर प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है लेकिन प्रयास कर रहा हूँ, बोल कालिंगा और गलिंग, बंजिंग, पंजाल, कुरहा, होले, देष्टा ब्राह्मण और सोरिया और बीदर ब्राह्मण, बंत जो कि बोक्कलिगा, तोरयू आदि, कुरबा और गन्निग, बडवा और कुंभ और स्लोब, बिलिब्बा भेद होले, इस प्रकार से हैं। तो ये सामाजिक अग्रता के हिसाब से जातियों का क्रम है। इस तुलना का मतलब उस समय और भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि कन्नड़ के अछूत, जो कन्नड़ के अछूत का नासिका माप मतलब नाक का माप 75.1 और जबकि ब्राह्मण का नासिका माप 71.5 है। और जंगल के कुंभ तथा सोलग जो हिंदू रंग चढ़ने पर जो स्थान उन्हें मिला उस पर स्थित है, नासिका माप 86.1 तथा 85.1 है। तो जो कन्नड़ है अछूत का नासिका माप है जो 75.1 और ब्राह्मण का भी लगभग 71.5 है। ठीक है। अपनी नासिका माप के हिसाब से तमिल जातियों का क्रम इस प्रकार है। तमिल जातियों हैं तो तमिल जातियों में एक जाति होगी जैसे कि टीएन मतलब 75, नम बुंदरी 75.5, नायर 76.7, चुरुमन 77.21। इनकी सामाजिक अग्रता का स्तर इस प्रकार है। सामाजिक अग्रता है इस प्रकार है। तो जो तमिल के लोग होंगे वो समझ सकते होंगे, जैसे कि जो नम बूंदी नायर
त्रयन, चरुमन और ट्रावलनॉर जंगली जाति कनिकर का नासिका माप 84.6 है। इस प्रकार चुरुमन एक अछूत कनिकार की अपेक्षा ब्राह्मण का नस्ल का है। तो उस समय पर उतने सटीक आई थिंक नहीं होंगे। जो डीएनए जो लेटेस्ट आया है आजकल, हम उसके आधार पर, जो आनुवांशिकी है उसके आधार पर हम पता करते हैं। उक्त उद्धरण में जो दूसरी जातियों के बारे में कहा गया है, यदि उसे छोड़ दें और केवल अछूत के बारे में कुछ कहा गया है, उसी पर विचार करें तो यह स्पष्ट है कि पंजाब के चूहड़े का नासिका माप संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण समान ही है। तो पंजाब में जो चूहड़ है वहाँ की जाति है अछूत, और संयुक्त प्रांत का जो ब्राह्मण है वो लगभग उसकी नासिका माप क्या समान है। अब दूसरा निष्कर्ष निकलता है, बिहार के चमार का नासिका माप बिहार के ब्राह्मण से बहुत भिन्न नहीं है, लगभग सेम है। कन्नड़ के होले मतलब अछूत का नासिका माप कन्नड़ के ब्राह्मण से कहीं ऊंचा है, और चेरुमन तमिल के पेरियाओं से भी निचले दर्जे को प्राप्त है। का नासिका माप उसी नस्ल का है जिस नस्ल का तमिलनाडु के ब्राह्मण का। यदि किसी जाति को नस्ल निश्चित करने के लिए मानव शरीर शास्त्र का एक विश्वसनीय विज्ञान है, तो हिंदू समाज पर इस शास्त्र के लागू करने के लिए जो परिणाम है उससे यह निश्चित प्रमाणित होती है कि ब्राह्मण और अछूत एक ही नस्ल के हैं। जो ब्राह्मण है और जो अछूत हैं वो क्या है, एक ही नस्ल के हैं। इससे और यही परिणाम निकलता है कि यदि ब्राह्मण आर हैं तो अछूत भी आर हैं, यदि ब्राह्मण द्रविड़ से हैं तो अछूत भी द्रविड़ हैं, यदि ब्राह्मण नाग है तो अछूत भी नाग है। इस स्थिति में राइस का सिद्धांत निराधार होता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है उस समय के हिसाब से। जो ब्राह्मण और अछूत है, ब्राह्मण अछूत एक ही नस्ल के हैं, ये एक थोड़ा सा अजीब और हम बोल सकते हैं एक डिफरेंट जानकारी हम मान सकते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिनको कोड किया है, जो एक किताब के अनुसार मानव शरीर शास्त्र के बारे में, तो जो कि भारत में जाति और नस्ल के बारे में प्रोफेसर धुरे के से बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कोड किया है। अब आगे देखते हैं, नस्ल की अस्पष्टता का आधार होने का सिद्धांत मानव और शरीर शास्त्र के विरुद्ध तो पड़ता ही है, उसे हम उस जानकारी से भी किसी तरह का समल नहीं मिलता जो हमें भारत की नस्लों के बारे में प्राप्त है। यह बात भली भांति ज्ञात है कि भारत के लोग किसी समय आदिवासियों के आधार पर संगठित थे और यद्यपि अब कबीलियों ने जातियों का रूप ले लिया तो भी कबीलियों का संगठन अभी तक विद्यमान है। तो अब उस समय की रिसर्च होगी, आज डीएनए है, आज डीएनए के आधार पर हम पता लगाते हैं कि किसके पूर्वज कौन है, और वो आपको पता है डीएनए का क्या परिणाम है। प्रत्येक कबीला टोलियों में बटा हुआ था और टोलियां परिवारों के समूह में बटी हुई थी। हर परिवार समूह का अपना एक कबीला चिन्ह होता था, चाहे कोई जानदार वस्तु हो चाहे बेजान। जिनका परस्पर एक ही टोटम होता था वह विजातीय विवाह करने वालों के समूह के रूप में संगठित हो जाते थे, जिन्हें हम गोत्र या कुल कहते हैं। सगोत्र परिवारों के विवाह संबंध वर्जित थे, क्योंकि यह माना जाता था कि वे एक ही पूर्वज के वंशज हैं और उनकी नसों में एक ही रक्त दौड़ रहा है। इस बात का ध्यान रखकर यदि भिन्न भिन्न कबीलों और जातियों के इष्ट देव प्रतीकों का अध्ययन किया जाए तो पर नस्ल के निर्णय करने में नसी का माप निरापद कसौटी का काम दे सकता है।
दुर्भाग्य से भिन्न भिन्न जातियों के विविध टोटमे हैं, पर समाजशास्त्रियों के विद्यार्थियों ने एकदम ध्यान नहीं दिया। यह धारणा है कि इस बात का मुख्य कारण जनगणना आयोगों की लापरवाही है। हिंदू सामाजिक पद्धति की वास्तविक इकाई और हिंदू समाज का मूलाधार उपजाति इसका नियम है और उस उपजाति से बाहर किसी से विवाह ना किया जाए। इससे बढ़कर गलती नहीं हो सकती है, बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं। किंतु हिंदू समाज इकाई उपजाति नहीं है, किंतु सजातीय विवाह प्रथा के नियम के आधार पर बना हुआ परिवार इस अर्थ में हिंदू समाज का एक कबायली समाज है, उस उपजाति पर आधारित समाज नहीं है। हिंदू परिवार में विवाह के अवसर पर कुल और गोत्र के विचार को ही प्रधान महत्व दिया जाता है और मतलब जाति और उपजाति पर विचार गौण है। हिंदू समाज के कुल और गोत्र का वही दर्जा है जो आदिम समाज में कबायलियों प्रतीक टोटकों का है। इससे प्रकट होता है कि हिंदू समाज और अपने संगठन की दृष्टि से अभी कबीला ही है, हम बोल सकते हैं, परिवार का आधार है। वह सजातीय विवाह प्रथा के नियम पर लागू होता है, तो इससे कबीलों के कुल और गोत्र पर आधारित विवाह मतलब विजातीय विवाह निषेध नियम का पालन करना होता है। इस बात को स्वीकार करना कि उपजाति की अपेक्षा पारिवारिक महत्व स्थापित होता है महत्वपूर्ण है। इससे हिंदू परिवारों में प्रचलित कुल और गोत्रों के नाम का अध्ययन आवश्यक है। इस प्रकार के अध्ययन से भारत के लोगों के नस्ल के निर्धारण का अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। यदि भिन्न भिन्न जातियों के एक ही कुल और गोत्र हैं तो कहना संभव होगा कि यद्यपि सामाजिक दृष्टि से ये जातियां भिन्न भिन्न हैं, किंतु नस्ल की दृष्टि से एक ही है। इस प्रकार के दो अध्ययन हुए हैं, एक महाराष्ट्र के श्री रसले द्वारा, दूसरा पंजाब में रोज द्वारा। दोनों अध्ययनों का जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ है उससे इस सिद्धांत का एकदम खंडन हो जाता है कि आर्यों और द्रविड़ों ने मतलब भिन्न भिन्न नस्ल के हैं। तो ये इसमें रेफरेंस भी है, भारत की जनगणना जातीय परिशिष्ट। दूसरा है ग्लोसरी ऑफ ट्राइब्स एंड कस्टम्स इन पंजाब, जो रोज खंड आप 3 दे सकते हो, पेज नंबर लिखा है 976। क्या है कि ये भिन्न नस्ल के आर्यों अथवा द्रविड़ों के भिन्न नस्ल के हैं। महाराष्ट्र की मुख्य आबादी मराठों की है। महाराष्ट्र में महार महाराष्ट्र के अछूत हैं, जो महार हैं वह अछूत हैं। उन दोनों के नस्ली अध्ययन से पता चलता है कि दोनों एक कुल के हैं। क्या है? एक कुल के हैं। वास्तव में एक रूपता इतनी अधिक है कि मराठों में भी शायद ही कोई ऐसा कुल हो जो महारों में ना हो, शायद ही ऐसा कुल हो। इसी प्रकार पंजाब में एक बड़ी संख्या जाटों की है। मजहबी सिख अछूत गिने जाते हैं, उनमें अधिकांश चमार हैं। मानव शरीर शास्त्रीय खोज से प्रकट होता है कि दोनों के गोत्र समान हैं। यह सब बातों सही मायने पर यह कैसे कहा जा सकता है कि आर्य भिन्न नस्ल के हैं? जैसा कि मैंने कहा है कि इन चिन्हों, टोटमों, कुलों और गोत्रों का कुछ भी अर्थ तो इतना अर्थ तो होना ही चाहिए कि जिनका एक ही टोटम है वे संबंधी होंगे। यदि वे एक ही रक्त के रहे तो वे भिन्न नस्ल के नहीं हो सकते। अतः छुआछूत की उत्पत्ति को नस्ल का सिद्धांत ना माना जाए कि इससे हुआ है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का ये पूरा का पूरा ही अध्ययन है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बाबा साहब अम्बेडकर ने यह किताब लिखी है। अब जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसके आधार पर आप लोग उसको भी पढ़ें और आप कंपैरिजन कर सकते हो। आई होप आपका परिणाम पॉजिटिव रहे, सबके हित में रहे। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिटरेचर
लिखा है वह आम लोगों तक पहुंच सके। बाकी आप अपनी धारणाएं बनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे ही स्वयं इस किताब में लिखा है कि मैंने जो लिखा है उसको अंतिम सत्य ना माना जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मैं बता रहा हूँ यह कोई अंतिम सत्य नहीं है। आपको इससे और अच्छी रिसर्च मिले, आप उस पर विश्वास करें जो तो आप कर सकते हो। और बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि सभ्यता एक वरदान है। यह मानव जाति व प्रकृति, कला के कौशल के ज्ञान का संचित भंडार है। वह एक नैतिक सहायता है जो अपने साथियों के प्रति मानव के आचरण को विनियमित करती है। वह एक सामाजिक सहायता है जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों विनियमों की व्यवस्था करती है। वह एक नागरिक सहायता है जो शासक और शासित के अधिकारों तथा कर्तव्यों का प्रदान करती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं पर इसी प्रकार की नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट रिसर्च के साथ में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।